Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis of 7th August 2020. Let's start the session. Our first news is regarding हाँ गवर्नमेंट सस्पेंड एफसीआरए क्लियरेंस फॉर 4 क्रिश्चियन ग्रुप। अभी गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिए 4 क्रिश्चियन ग्रुप जिनको एफसीआरए मिल रहा था। एफसीआरए की फुल फॉर्म होती है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। जो बाहर से फॉरेन से जो पैसा मिलता था एनजीओस को, तो ये फॉरेन क्रिश्चियन ग्रुप क्या है, चारों जो थे एनजीओ थे, तो इनको बाहर से पैसा मिलता था, फॉरेन फंडिंग होती थी, तो उनको अभी बैन कर दिया गया है। तो हमें जानना पड़ेगा एफसीआरए क्या है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है तो एफसीआरए आता किसके अंदर है। जैसे आपको लगेगा कि एफसीआरए फॉरेन से पैसा आ रहा है तो आरबीआई इसको हैंडल करेगी, पैसे का मामला जितना है, तो नहीं, आरबीआई इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा एमएचए। एमएचए क्यों होगा? क्योंकि एक इंटरनल सिक्योरिटी का भी मामला है, क्योंकि बाहर से कैसा पैसा आ रहा है हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही पैसा है कि ब्लैक मनी है, कि कोई अपना ब्लैक मनी को वाइट करना चाह रहा है इसलिए पैसा भेज रहा है। तो बस ये ध्यान रखेंगे कि एफसीआरए जो एक्ट है 2010 में, उसमें ये बोला गया है कि एफसीआरए जो है वो आरबीआई के अंदर नहीं आएगा, वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि हु रेगुलेट एफसीआरए, तो आरबीआई नहीं, एमएचए आंसर है। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको इसमें याद रखनी है। और क्या याद रखना मैं बताता हूँ। देखिए फॉरेन फंड्स कौन कौन एनजीओ एक्सेप्ट कर सकता है? वही एनजीओ एक्सेप्ट कर सकता है जिसका कुछ कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल या रिलीजियस बैकग्राउंड हो। केवल वही कर सकता है और उसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट या परमिशन हम बोल सकते हैं, सर्टिफिकेट या परमिशन लेनी पड़ेगी इस एनजीओ को बाय एफसीआरए कि हम बाहर से पैसा लेना चाहते हैं तो हमें परमिशन दे दीजिए। बिना परमिशन के कोई बाहर से पैसा नहीं आएगा। फिर क्या क्या होना चाहिए कि बाहर से पैसा लेने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो इसके लिए क्या है, कम से कम 3 साल वो एनजीओ एग्जिस्टेंस रही हो, मतलब 3 साल पुरानी एनजीओ, और कम से कम उसने 1 लाख रुपया, वो 10 लाख रुपया, हाँ 10 लाख रुपया कम से कम 3 साल में खर्च कराओ। तो यहाँ दोनों चीज लिखनी है, कम से कम 3 साल वो एग्जिस्टेंस में करिए और स्पेंड एटलीस्ट 10 लाख रुपया ओवर 3 ईयर्स। ये एक तो प्राइमरी कंडीशन। दूसरा, ये जो एफसीआरए का जो सर्टिफिकेट इशू होगा ये केवल 5 साल के लिए इशू होता है। किसी एनजीओ को केवल 5 साल के लिए मिलेगा, फिर उसके बाद उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो दूसरी कंडीशन ये है कि केवल 5 साल के लिए मिलेगा। तीसरा, अगर कोई मान के चलिए कोई एनजीओ कोई रजिस्टर्ड एनजीओ नहीं है तो उसको भी एफसीआरए के अंदर से पैसा मिल सकता है। तो हाँ, अगर कोई एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है वो भी एफसीआरए के थ्रू, एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है, एफसीआरए में तो रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, लेकिन अगर कोई एनजीओ ही रजिस्टर्ड नहीं है तो वो एफसीआरए से पैसा ले सकती है, लेकिन एफसीआरए से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इतना पैसा लेना चाहते हैं, बस उतना ही पैसा आप ले सकते हैं। तो तीसरी चीज ये लिख रही है। तीसरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरों में तो आप ये ध्यान रखिएगा कि एनजीओ जो रजिस्टर्ड नहीं है वो भी एफसीआरए से पैसा ले सकते हैं। ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि 3 साल का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, 10 लाख रुपए कम से कम 3 साल में खर्च करे होने चाहिए, कम से कम 5 साल के लिए मिलता है। आरबीआई के अंदर नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है एफसीआरए। बस आपको ये ध्यान रखना है और इसमें कुछ नहीं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ एनसीबी क्वेश्चन रियाज फॉर 6 आवर्स। अब आपको पता है सुशांत सिंह वाला मामला चल रहा है, तो अभी एनसीबी क्वेश्चन कर रही है रिया फॉर 6 आवर्स। तो एनसीबी क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बोलते हैं। ये कब फॉर्म हुई थी? तो हमें याद रखना 1986 में फॉर्म हुई थी। कौन किस एक्ट के थ्रू फॉर्म हुई थी? तो इसको बोलते हैं एनडीपीएस एक्ट, शॉर्ट में ये बोलते हैं एनडीपीएस एक्ट, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। आप शॉर्ट में याद रखिएगा एनडीपीएस एक्ट के थ्रू फॉर्म हुई थी। तो किसी एक्ट के थ्रू अगर कोई फॉर्म होती है बॉडी तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। कोई भी बॉडी अगर किसी एक्ट के थ्रू बनेगी तो स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, अगर उसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो एमएचए के अंदर आती है। फिर ये किसका डाम करती है? तो आपने डीपीएसपी आपने पढ़े होंगे, तो उसमें आर्टिकल 47 है जिसमें स्टेट को यह अधिकार दिया गया है कि वो कंजप्शन को रोक सके, कोई भी ड्रग व्रग से रिलेटेड कोई भी मामला हो तो उसको रोक सके। तो आर्टिकल 47 को फोर्स करती है एनसीबी। आपको पता है कि डीपीएसपी को कोई स्टेट चाहे तो फोर्स में ला सकती है। तो सेंटर क्या कर रही है कि डीपीएसपी का इस्तेमाल कर रही है, आर्टिकल 47 का इस्तेमाल करके एनसीबी को बनाया गया। इसका मतलब प्रिंसिपल यही है, आर्टिकल 47 इसका प्रिंसिपल है। तो बस आपको आर्टिकल 47 याद रखना पड़ेगा। कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है कि किस आर्टिकल से रिलेटेड है। ये पूछ लेगा कि एनसीबी जो पार्ट है किसका, फंडामेंटल राइट का पार्ट है कि डीपीएसपी का पार्ट है या फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो काफी बार ऐसा पूछता है, दोनों को मिक्स करके पूछ लेगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें देखिए एनडीपीएस एक्ट का यूज करके इनको सजा हो रही है जो भी हो रही है, और ये सोलली पूरी तरीके से ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है एनसीबी। इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ड्रग्स से रिलेटेड जितना भी क्राइम है, ड्रग्स एब्यूज कंट्रोल, वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही आएगी, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। और इसको बहुत सारी पावर देता है कि जब्त कर सकता है जो भी चीज चाहे। इतना हमें डिटेल में नहीं जानना है, ये सब डिटेलिंग है। बस 3 चीज याद रखनी है, कौन सा एक्ट है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कौन सी डीपीएसपी का यूज हो रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किसका अधिकार होगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। तो बस इसमें बस यही जानना है और कुछ नहीं जानना। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ये केशवानंद भारती, इनकी डेथ हो गई।
तो ये तो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा होगा उनको पता ही होगा इनके बारे में। तो बहुत चर्चित व्यक्ति हैं, इनकी वजह से ही हमारा जो इतना अच्छे से जुडिशरी काम कर पा रही हो केवल इन्हीं की वजह से आ रही है, क्योंकि इन्हीं का फेमस केस है जो ये लड़े थे, केशव नंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस था, आप सबको पता है, मेरे को समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। इसमें क्या बोला गया था, बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है उसे स्टैब्लिश किया गया था। तो अभी मैं बता दूंगा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले बस ये जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। तो केशव नंद भारती, इनको हम क्या क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अब लिखते जाइए क्या क्या बोलते हैं, आप शॉर्ट लिखते जाइए, मैं बस वही चीज बताऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाएगी। इनको एडनीर मैथ सीर बोलते हैं, इनका ये दूसरा निक नेम आप बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एस एडनीर मैथ सीर। एक चीज तो ये हो गई। फिर दूसरा, ये बहुत अच्छे भगवत थे, भगवता बोलते हैं सिंगर या डायरेक्टर को। भगवता किसको बोलते हैं, सिंगर या डायरेक्टर को। तो ये बहुत अच्छे भगवता थे, किसके थे, यक्षगान। तो यक्षगान क्या होता है, ये भी एक तरह का डांस फॉर्म होता है, डांस फॉर्म इस मिक्स होता है, डांस फॉर्म क्या बोलेंगे, इसमें पूजा की जाती है। तो ये आप बस इतना याद रखेंगे, ये भगवता थे यक्षगान के, एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। फिर दूसरा, एक कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड थे, कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड थे, दूसरी चीज ये हो गई। हाँ, और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज और थी, हाँ हो गई क्या, यक्षगान तलमडले। हाँ, यक्षगान तलमडे क्या होता है, तलमडे क्या होता है, एक टाइप की डिबेट होती है, डिबेट होती है जो वाक्य मतलब मुंह से करी जाती है डिबेट किसी भी चीज पे। तो ये इसके भी अच्छे खासे रुचि रखते थे, यक्षगान तलमडे, तलमडले ऐसे करके आप याद रखेंगे। तो बस ये दो तीन चीजें जो आपको याद रखनी है कि एक तो ये यक्षगान से रिलेटेड थे, कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड थे, भगवता थे, और ये यक्षगान तलमडले में भी पार्टिसिपेट करते थे। एक और चीज, हाँ ये रहा, ये अद्वैत फिलॉसफी से बिलोंग करते थे, अद्वैत। ये शंकराचार्य की फिलॉसफीज हैं, 4 फिलॉसफीज हैं, उसमें से एक अद्वैत फिलॉसफी है। तो आप याद रखेंगे किस फिलॉसफी से रिलेटेड थे, अद्वैत फिलॉसफी। तो ये इनकी पर्सनल थोड़ी लाइफ के बारे में मैंने बताया। कभी कभी क्या होता है कि अगर एंशिएंट से क्वेश्चन पूछने लगेगा तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछने लग जाता है किस फिलॉसफी से। अब ये सवाल ऐसे होते हैं ना कि अगर आपने पढ़े हो तभी आप कर पाएंगे, वरना ये सबके लिए टफ होते हैं। ऐसा नहीं है मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से नोट करा है तभी आप कर पाएंगे। उस समय क्या लगता है कि यार ये तो टफ सवाल आ गया, कोई नहीं करेगा, लेकिन ये न्यूज में था तो काफी लोग कर आते हैं, इसी से फर्क पड़ता है। तो आपको 4 चीजें याद रखनी है, यक्षगान से रिलेटेड थे, कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड थे, अद्वैत फिलॉसफी फॉलो करते थे, भगवता थे जो सिंगर डायरेक्टर होते हैं, और यक्षगान तलमड़ले भी ये कभी कभी ऑर्गेनाइज कराते थे। बस इसमें और कुछ नहीं जानना है। अब मैं आपको बताता हूँ पूरी, आज आपको हिस्ट्री बता देता हूँ, रुकिए। ये देखिए, इतना सा पिक आप बना लीजिए, आपका पूरा तैयार हो जाएगा। इससे जितने सवाल बनने वाले हैं, पूरा बेसिक स्ट्रक्चर कैसे शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, बस इतने से डायग्राम से हो जाएगा। अगर आप देख लीजिए आप अपनी लक्ष्मीकांत, उसमें आपको समझ में आ जाए, तो गारंटी दे रहा हूँ कोई नहीं समझ पाएगा। मैं यहाँ समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा इसमें क्या क्या बात हुई है। पहले इधर शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, सचिन गांगुली को मारा। ये 4 हैं केस, इसको मैंने ऐसे याद रखा है, सौरभ वो सचिन गांगुली को मारा। सॉरी ऑफेंड मत हो ना, सबकी ट्रिक अलग अलग होती है, आप भी कुछ अपनी बना सकते हैं। तो सचिन तेंदुलकर आपको पता है, गांगुली आपको पता है, इन्होंने इनको मारा, सचिन गांगुली को मारा। सबकी अपनी ट्रिक होती है भाई, ऑफेंड नहीं होना है, केवल ट्रिक है याद करने के लिए। मेरे को कुछ इनसे पर्सनल कुछ नहीं है ग्रजेस। तो ये क्या है, एच से होता है शंकरी प्रसाद केस, फिर जी से होता है गोलकनाथ केस, के से होता है केशवानंद भारती केस, और एम से होता है मिनरवाल मिल केस। तो ये चारों केस जो है बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अगर कोई बोले बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो ये चारों केस बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अब पहले शुरुआत कहां से हुई, तो पहला हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें ये बोला गया था राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर दिया गया था। आपको पता है पहले राइट टू प्रॉपर्टी हमारा एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे हटाया गया। पहली बात तो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था, इसको हटाया गया है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट से। अब ये लीगल राइट बन गया, जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक लीगल राइट हो गया अब। तो पहले क्या हुआ, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी किसी की कर्टेल्ड हो रही थी। तो पार्लियामेंट ने ये बोला, इन ये शंकरी प्रसाद केस है, शंकरी प्रसाद केस आप याद रखिएगा, शंकरी प्रसाद केस है 1951। इसमें ये बोला गया पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को। शंकरी प्रसाद केस में ये बोला गया पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। फिर क्या हुआ, एक 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसमें 9th शेड्यूल में कुछ चेंज करा गया। 17th अमेंडमेंट आया जिसमें 9th शेड्यूल में कुछ चेंज हुआ। तो उसके बाद ये गोलकनाथ वाला केस पहुंच गया। तो गोलकनाथ वाले केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपोजिट डिसीजन दे दिया। तो उसमें ये बोला गया कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो अमेंड नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट को। तो शंकरी प्रसाद में तो ये बोला गया कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं, गोलकनाथ में ये बोला गया कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती पार्लियामेंट, कोई चेंज नहीं कर सकती। फिर क्या हुआ, इस चीज जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, इसको चेंज करने के लिए पार्लियामेंट
एक नया लॉ ले आई, नया लॉ लाई 24th अमेंडमेंट करके कि हम चेंज कर सकते हैं। आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को पार्लियामेंट ने चेंज कर दिया। आपको पता है आर्टिकल 368 होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाने के लिए, कोई भी एक्ट लाने के लिए आर्टिकल 368 का यूज किया जाता है, आपको पता है। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट को, तो इसलिए पार्लियामेंट ने नया लॉ लिया है कि हम तो अमेंड कर सकते हैं। उन्होंने आर्टिकल ही चेंज कर डाला, आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 चेंज कर दिया उन्होंने। जब आर्टिकल चेंज करा तो फिर एक केस पहुंच गया। अब केस पहुंचा केशवानंद भारती साहब का, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिनकी अभी डेथ हो गई है। तो इनका केस गया था 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकता है, पार्लियामेंट चेंज कर सकता है फंडामेंटल राइट को, बस बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए बस। और सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब जो है 3 टायर गवर्नमेंट, ये जितना भी ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो केशवानंद भारती में बस आप याद रखेंगे पार्लियामेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ये बोल दिया था क्या कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट को, केवल बेसिक स्ट्रक्चर का चेंज नहीं होना चाहिए। पहले तो यहाँ तक पहुंच गए। फिर आ गया था इंदिरा नेहरू गांधी केस, इंदिरा गांधी का केस आ गया था। इसमें ये इन्होंने क्या करा था, ये नया अमेंडमेंट लेके आ गए थे 39 अमेंडमेंट। इन्होंने ये कहा था कि कोई भी डिस्प्यूट होगा पीएम का या स्पीकर का, जो स्पीकर होता है लोकसभा में, पीएम या स्पीकर का कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग इलेक्शन, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आएगा। ऐसा ये नया लॉ ले आए थे। मतलब पीएम का अगर कोई इलेक्शन में डिस्प्यूट होता है, स्पीकर का कोई इलेक्शन में, इनकी सरकार करने वाली थी एक्चुअली, सीधी बात ये है, तो इसीलिए नया एक्ट लेके आ गए थे। तो पार्लियामेंट ने बोल दिया था कि नहीं, क्या कहते हैं, ये ऐसा नहीं होगा, बेसिक स्ट्रक्चर का पान नहीं है। फिर क्या हुआ कि पार्लियामेंट इनेक्टेड 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और इसमें ये बोला गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कि जो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, कोई भी अगर हम चेंज करते हैं फंडामेंटल राइट को तो उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो मिनर्वा मिल केस में इन्होंने बोल दिया कि जुडिशियल रिव्यू तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो हम तो जुडिशियल रिव्यू करेंगे अगर आप कुछ भी चेंज करोगे। तो मिनर्वा मिल केस में क्या हुआ था, जुडिशियल रिव्यू को हाँ बोला था सुप्रीम कोर्ट कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो हम उस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं अगर कोई भी आप आर्टिकल को चेंज करेंगे तो आप चारों का शॉर्ट याद कर लीजिए। शंकर प्रसाद केस में फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते थे, गोलकनाथ में नहीं कर सकते थे, केशवानंद भारती में इन्होंने बोल दिया कि आप कर सकते हो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं करोगे। मिनर्वा मिल केस में ये बोला गया था कि अगर आप कोई भी फंडामेंटल राइट को चेंज करते हो तो उसको जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। तो शंकर प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस, तो 1951, 67, 73 और 80 ऐसे याद होता है। तो आप ये चारों का याद रखिएगा, मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया, आप ऐसे बना लीजिए, आपका फायदा हो जाएगा। ये मेरे नोट्स हैं अगेन, तो कोई बात नहीं, आपको अच्छे लगे तो बताइएगा कमेंट्स में। और ऐसे बहुत कुछ है यार, मैं क्या क्या डालूँ आपको, मैं बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ लेकिन इतना टाइम भी नहीं है, और क्या क्या पढ़ाऊँ, बहुत कुछ है। चलिए कोई बात नहीं। सो नेक्स्ट न्यूज़, भिवंडी मैन मुक्ड फॉर गिविंग ट्रिपल तलाक। अब ये भिवंडी का आदमी था, उसने अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक दे दिया था। बस आपको याद रखना है कौन सा केस है, तो शायरा बानो केस, शायरा बानो केस, जिसमें ट्रिपल तलाक को इलिसिट या इलीगल मान दिया गया है। तो इसके लिए एक एक्ट भी पास हुआ है, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। ये जो है इसमें 3 साल की सजा हो सकती है, अगर कोई अपनी बीवी को ट्रिपल तलाक देता है उसमें 3 साल की सजा हो सकती है। बस आपको ये ध्यान रखना है। इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी, अब जब ये पास भी हो गया, लेकिन इसका जो कॉन्स है वो ये है कि जो मैरिज है, मैरिज जो शादी होती है वो तो सिविल मैटर है, सिविल मैटर है, तो उसमें क्रिमिनल कैसे हो सकता है, उसमें क्रिमिनल सजा कैसे दे सकते हैं। तो ये इसका कौन है कि भले ट्रिपल तलाक का कैसा भी मैटर है तो वो एक सिविल है, सिविल मैटर है, लेकिन उसमें क्रिमिनल सजा मिल रही है। तो एक इसका कौन सा मैंने बता दिया, आपको केवल केस का नाम याद रखना है, शायरा बानो केस, और इसमें कुछ नहीं याद रखना है। इसमें ये बोला गया था कि आर्टिकल 14 में सबको समानता का अधिकार है, तो इनको समानता का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशन है। तो आर्टिकल 14 का यूज किया गया था इन डिक्लेयरिंग इलीगल एज ए ट्रिपल तलाक। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ये कोर्स ले सकते हैं जिनको भी सेकंड पेपर में कुछ भी दिक्कत है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। आप किसी को भी इंक्वायरी करनी है तो इस नंबर पे जाके इंक्वायरी कर सकता है। अच्छा कोर्स है, मैं तो ये कहूँगा जिनको भी थोड़ी सी भी दिक्कत है और आप चाहते हैं कि थोड़े मार्क्स फैच हो जाएं तो वो ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारा पेपर 1 अच्छा नहीं जाता तो पेपर 2 में अगर आप स्कोर करेंगे तो आपका फायदा हो सकता है, क्योंकि दोनों के मार्क्स जिनकी आपकी कट ऑफ बनेगी। तो जो ए में वीक है तो प्लीज़ बी में ध्यान दें, और जो बी में वीक है वो ए में ध्यान दें। हर किसी की कहीं कहीं अच्छी चीज़ होती है, तो अपनी देखें अच्छी चीज़ कहाँ पर है और उधर ही लग जाएँ। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, फॉलो कर सकते हैं, हम सब कुछ इन्फोग्राफी डालेंगे। आज जो मैंने पढ़ा उसकी इन्फोग्राफियाँ अपलोड हो जाएगी दोनों जगह, तो आपका फायदा हो जाएगा, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फॉलो कर सकते हैं स्टडी फंडा को, मेरे को फॉलो कर सकते हैं शिवम _त्यागी_ST। देखिए आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है नहीं कर रहे फॉलो, क्योंकि दिख जाता है इंस्टाग्राम पे। तो चलिए कोई बात नहीं, जिनको इंटरेस्टेड नहीं है इतना वैसे कर सकते हैं। मैं तो बस यही बोलूँगा कि आप बाद में जब आपका एग्जाम हो जाए तो आप अनफॉलो कर सकते हैं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप हमेशा जीवन भर फॉलो करिए किसी बंदे को। जब तक आप 3 महीने के लिए फॉलो कर लीजिए, कम से कम आपका फायदा हो जाए,
फिर आप अनफॉलो कर सकते हैं भाई, इंस्टाग्राम पे ये सुविधा है, तो दोनों जगह फॉलो कर लीजिए प्लीज। सो नेक्स्ट न्यूज दिस मिक्स्ड मैसेजिंग। अब ये बात हो रही है कि अभी आपको पता है एफडीआई, अभी हमारे मोदी जी भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएस इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, इसमें बोले थे कि ज्यादा इंडिया में पैसा लाओ, ये लाओ वो लाओ, तो बहुत पैसा आ भी रहा है, तो लेकिन पैसा जब ये आता है जब किसी भी देश में स्टेबिलिटी होती है, कोई भी देश अगर स्टेबल होगा तभी एफडीआई, मतलब फॉरेन से पैसा कोई बंदा इंडिया में डालना चाहेगा। तो वैसे इंडिया में काफी एफडीआई आता रहता है, इंडिया इज अ गुड कंट्री और यहाँ की पॉलिसी भी थोड़ी स्टेबल है, तो काफी एफडीआई आता रहता है। तो हमें जानना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एफडीआई, तो ये मेरा अगेन नोट्स का पार्ट है। ये देखिए फिफ्थ करके लिखा है ना, तो पांचवी चीज है, क्योंकि आपको पता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में पहले ही आपको बता चुका हूँ। फॉरेक्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, जो हम फॉरेन से कंट्रीब्यूशन लेते हैं ये सब चीज होती है, एनआरआई डिपॉजिट होता है। तो ऐसी पांचवा पार्ट जो होता है कैपिटल डिपॉजिट का होता है नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आप इतना डिटेल में मत जानिए, इसमें दो चीज होती है, एफडीआई और एफआईआई या एफपीआई जिसे बोलते हैं। एफपीआई और एफआईआई सेम ही होता है लगभग, इन दोनों को एक ही चीज बोलते हैं। तो एफडीआई क्या होता है, एफडीआई में क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए पैसा आता है, अगर बाहर से पैसा आ रहा है किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए आएगा, कोई फैक्ट्री बनानी होगी, कुछ बनाना होगा, और इसमें क्या होता है इक्विटी या इक्विटी खरीद लेते हैं या ओनरशिप खरीद लेते हैं। तो इसका फायदा क्या है एफडीआई का, जैसे अगर किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री बनाने के लिए पैसा है तो अब वो फैक्ट्री बनाएगा तो यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, यहाँ ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। अगर कोई इसने फैक्ट्री डाल दी तो रातों रात अपना पैसा खींच भी नहीं सकता है बंदा। तो एफडीआई का इसलिए फायदा है, एफडीआई इज बेटर देन एफपीआई। क्यों? क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है, इनपुट्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसलिए एफडीआई ज्यादा अच्छा होता है। फिर एफआईआई, इधर भी देखिए एफडीआई पे लोग जोर डालते हैं, कभी आपने सुना नहीं होगा कि एफपीआई या एफआईआई के लिए गवर्नमेंट जोर डाल रही है, नहीं, गवर्नमेंट हमेशा बोलती है एफडीआई लाओ, एफडीआई लाओ, क्योंकि एफडीआई एक स्टेबल मनी है, ये रातों रात गायब नहीं हो सकता। एफआईआई क्या होता है, जो लोग म्यूचुअल फंड या कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, कोई बाहर के लोग किसी म्यूचुअल फंड या कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं एफआईआई। जो भी 10% से कम चीज होगी वो एफआईआई में चली जाएगी, और अगर 10% से ज्यादा है तो एफडीआई में आ जाएगी। वो यहाँ मैंने लिख भी रखा है, बिलो 10% ओनरशिप होगी तो एफपीआई में जाएगी, मोर देन 10% ओनरशिप होगी तो एफडीआई में जाएगी। और एफपीआई क्या है कि शॉर्ट मनी होता है, रातों रात अगर इंडिया में कुछ पता चला कि इंडिया में एक गड़बड़ी है तो रातों रात इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल लेते हैं, तो ये बोलते हैं एफपीआई। तो इसलिए एफपीआई जो होता है उसको हम बोलते हैं कभी कभी ओवरनाइट मनी या ओवरनाइट मनी बोलते हैं, रातों रात ये पैसा गायब हो जाता है। तो अगर कोई पूछे कि कौन सी चीज अच्छी है, एफडीआई एफआईआई, तो हमेशा बोलिएगा कि एफडीआई अच्छी चीज होती है, क्योंकि इससे पैसा रातों रात ट्रांसफर नहीं हो सकता, इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, आपको फैक्ट्री से किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए पैसा चाहिए होता है। एफआईआई तो हर कोई जैसे म्यूचुअल फंड में निकाल डाल दिया पैसा और लग रहा है कि म्यूचुअल फंड गिरने वाला है तो अपना भाई पैसा खींच लेते हैं लोग। तो ये एफडीआई है, एफपीआई। तो आज आपको डिटेल जानकारी है, मेरा अगेन नोट्स का पार्ट है, आप ऐसे ही बनाइए नोट्स। देखिए इतने से नोट्स में आपका सारा काम कवर हो जाता है, ये एक पन्ने का नोट्स है, आपने मैक्सिमम चीजें इसमें गेन कर ली। तो नोट्स आपके डिटेल में नहीं होने चाहिए। देखिए नोट्स बनाने की टेक्निक क्या है कि डिटेल में नहीं होना चाहिए। दूसरा, पैरा में नोट नहीं होने चाहिए, पैरा में लोग लिखने लग जाते हैं, सबसे बकवास चीज है। पैरा में नोट्स कौन लिखता है, ऐसे लिखिए ना, थोड़ा अलग अलग खुला खुला लिखिए, दिमाग में भी जाना चाहिए, एकदम क्लोज क्लोज लिखेंगे जाएगा ही नहीं कुछ दिमाग में। सो नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, मोपुलर राइटर्स नॉट फ्रीडम फाइटर्स रिपोर्ट। अब एक रिपोर्ट आ रही थी आईसीएचआर की, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये बोल रहे थे जो मोपुलर राइटर्स हैं इनको फ्रीडम फाइटर्स नहीं बोलना चाहिए। अब ये ऐसा बोल रहे हैं, मेरा कुछ नहीं है, ये ऐसा बोल रहे हैं। अब ये ऐसा ये कह रहे हैं क्योंकि एक बुक निकली थी, डिक्शनरी ऑफ मैटर्स इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, बुक इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बस हमें याद रखना है कि मोपुलर रिबेलियन हाँ क्या था और इसको हेड कौन कर रहा था, इसमें लीडर्स कौन थे। तो इसके जो लीडर्स हैं उनका नाम तो है अली मुसलियार, आप याद रखिएगा, और दूसरे हैं अहमद, मैं शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ, हाजी। नाम तो इनके बड़े बड़े हैं, ये दो इसके लीडर्स हैं इंपॉर्टेंट, अली हाजी। आप अगर शॉर्ट में याद रखें तो ऐसे याद रखिएगा, अली और हाजी, ये दो लोग हैं जो इसके लीडर्स हैं, शॉर्ट फॉर्म। तो ये तो ये हो गया। अब ये हमें याद रखना है, ये मोपुलर रिवॉल्यूशन था क्या, तो मोपुलर जो रिवॉल्ट था, मोपुलर रिबेलियन जैसे बोलते हैं, मालाबार रीजन में हुआ था। मालाबार रीजन में हुआ था, पहली चीज तो ये मुस्लिम थे जो हिंदू लैंडलॉर्ड से परेशान थे। ये किसके अगेंस्ट था, हिंदू लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट था। मुस्लिम लोग थे जो हिंदू लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट कर रहे थे, क्योंकि इनको सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी, हाई रेंट चार्ज करते थे, क्योंकि जो भी जमीन पे काम करते थे उस पर हाई रेंट चार्ज करते थे। फिर बाद में क्या हुआ, जो मोपुलर रिवॉल्ट था या मोपुलर रिवॉल्यूशन था, वो खिलाफत जो मूवमेंट है हमारा, गांधी जी जो कर रहे थे खिलाफत मूवमेंट, उसके साथ मर्ज हो गया, गांधी जी ने मर्ज कर दिया, और शौकत अली, मौलाना आजाद एड्रेस मोपिला, इन लोगों ने एड्रेस करा मोपिला को। ये दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, शौकत अली और मौलाना आजाद। कभी कभी बोल देता हु एड्रेस मोपिला रिबेलियन, तो इन दोनों का नाम याद रखेगा, शौकत अली, मौलाना आजाद। इन दोनों ने एड्रेस करा था मोपिला को। अली और हाजी ये दो लोग थे जिन्होंने इसके लीडर थे मोपिला रिबेलियन के। मालाबार रीजन में हुआ था, मुस्लिम ऑपरेशन था हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ।
ये इक्का मूवमेंट, ये भी मैं बताता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये मेरा अगेन नोट्स का एक छोटा सा पार्ट है, मैंने सारे एक जगह लिख रखे हैं रिवॉल्ट्स। आप बोलेंगे तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा, मतलब जैसे 2 या 3 पन्ने में आपके सारे रिवॉल्ट्स कवर हो जाएंगे जितने भी पीजेंट्स मूवमेंट है, क्योंकि आप ऐसे ही रखा करिए, अगर सेपरेट वीडियो नोट्स होने चाहिए और वो भी क्रोनोलॉजी में, क्योंकि हिस्ट्री में कभी कभी क्रोनोलॉजी होती है। जैसे अगर पीजेंट मूवमेंट की मैं आपको क्रोनोलॉजी बताऊं तो शुरू होती है इंडिगो रिवॉल्ट से, आपको पता है इंडिगो रिवॉल्ट, पबना एजिटेशन, डेकन रिवॉल्ट, फिर आता है रामोसी रिवॉल्ट, फिर बिजोलिया, फिर चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, और उसके बाद आता है मोपिला, बरदौली, तेभागा, और फिर एक और है तेभागा के बाद तेलंगाना। हाँ तेलंगाना ये 1947 में हुआ है, जब देश आज़ाद हो गया था उसके बाद हुआ है तेलंगाना वाला। तो तेलंगाना, ये पेन बंद हो जाता है आपको पता तो है। तो ये देखिए क्रोनोलॉजी में। तो अगेन यार मैं क्या क्या बताऊँ, बहुत कुछ है, तो आप लिख सकते हैं, मैंने जो बोला उसी को आप लिख लीजिए तो क्रोनोलॉजी में आ जाएगा। तो एक का मूवमेंट क्या है, इसको बस हेड कौन करा था, बस आप ये याद रखेंगे यूपी का मूवमेंट था, इसे हेड करे थे मदरी पासा। इतना आपको डिटेल में नहीं जानना, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक का मूवमेंट को कहाँ हुआ था, यूपी में हुआ था, हेड कौन करे थे, मदरी पासा। मैं फिर से बता देता हूँ, इंडिगो रिवॉल्ट, पबना एग्रियन, डेकन रियॉट्स, फिर क्या कहते हैं रामोसी, बिजौलिया, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, मोपला, बरदौली, तेभागा और तेलंगाना। तो ये ऐसे हैं, तो आप भी 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। आप बोलेंगे तो मैं फिर पिक शेयर करूंगा अगेन जैसा भी हो मेरे को बताइएगा। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज हाईकोर्ट आस्क सेंटर टू डिसाइड इन कंट्रोल ऑफ आसाम आईएफएल। अभी आपको पता है आसाम आईएफएल जो है वो एमएचए के अंदर भी आता है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर भी आते हैं। तो अभी हाईकोर्ट बोले कि ऐसे नहीं चलेगा, आप क्लियरली बताइए कि आसाम राइफल किसी एक आदमी के अंदर आना चाहिए, क्योंकि एक सर्विसमैन को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि 2-2 मिनिस्ट्री में फिर इनको जाना पड़ता है काम करने के लिए, कैसे कौन इसको हैंडल करेगा। तो इसीलिए 12 वीक्स का टाइम दिया गया सेंटर को, ताकि वो डिसाइड कर सके किस मिनिस्ट्री में आएंगे। तो 12 वीक्स के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि आसाम राइफल एक ही मिनिस्ट्री में जाएगा, किसी में भी जाए। आसाम राइफल्स वाले बोल रहे हैं कि हमें इंडियन आर्मी, या इंडियन आर्मी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रखो। अब देखते हैं कि सरकार क्या फैसला लेती है, तो जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, आपको पता ही है, यहाँ लिखा भी है आसाम राइफल इज अ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स। याद रखिएगा, अभी तक आसाम राइफल एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स सीपीएमएफ। और 2 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है, तो कल मैंने बताया था स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और कोस्ट गार्ड, ये 2 भी कौन है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कल मैंने आपको बताया था, जिन लोगों को नहीं देखा कल के लेक्चर को कल देख सकते हैं, और कोस्ट गार्ड जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो भी। और अभी ये आसाम राइफल भी यही है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स। तो अब देखते हैं क्या होता है, जो भी डिसीजन आएगा मैं आपको बताऊंगा। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज हाँ टाइफून अनलीसेस रेन स्ट्रॉन्ग विंड्स इन जापान। अभी टाइफून आ गया है बहुत ज़्यादा जापान वाले रीजन में। अब देखिए इसमें ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीएपीएफ, सीडीएस, कोई भी पेपर का नाम लीजिए और ये क्वेश्चन है उसमें, तो इतना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये साइक्लोन, केवल ये साइक्लोन क्या होता है, हरिकेन क्या होता है, एक और होता है विली विली, वो यहाँ लिखा नहीं है। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ कुछ नहीं, ये सारे डिस्टर्बेंसेस हैं, ये केवल डिफरेंट नाम है एक ही चीज़ के। कोई भी सीज में डिस्टर्बेंस होता है, कभी भी कोई, जैसे इंडिया में तो साइक्लोन ही हम बोलते हैं, तो अगर कोई भी सी में साइक्लोन बनता है तो डिफरेंट जगह उसका डिफरेंट नाम है, बस डिफरेंट जगह उसका डिफरेंट नाम है, चीज़ एक ही है। तो जैसे इंडिया वाले रीजन में अगर सी में कुछ होगा तो उसको हम बोलते हैं साइक्लोन। जापान वाले रीजन या पैसिफिक ओशन वाले रीजन में अगर इधर कुछ होगा तो इसको बोलते हैं हम टाइफून। अगर ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में कुछ होगा तो यहाँ लिखा नहीं है, उसको हम बोलते हैं विली विली, लिख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में कुछ होगा तो उसको हम बोलेंगे विली विली। फिर ये टाइफून वाला जो है ये चाइना, जापान, इन सब रीजन में होगा तो उसको हम बोलेंगे टाइफून। फिर हरिकेन जो यूएसए वाला रीजन है या अटलांटिक ओशन वाला रीजन है, अटलांटिक ओशन या यूएसए वाला जो रीजन है उसमें हम बोलते हैं हरिकेन। पैसिफिक ओशन या चाइना वाला जो रीजन है उसमें हम बोलते हैं टाइफून। ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में हम बोलते हैं विली विली। इंडिया वाले रीजन या एशिया वाले या इंडियन ओशन वाले रीजन में बोलते हैं हम साइक्लोन। तो ये 4 लें, आपको चारों याद होने चाहिए, कभी कभी मैच द कॉलम में डायरेक्ट होते हैं और इसमें आपको कुछ नहीं जानना। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज आर ओवर। ये कल मैंने आपसे पूछा था बीबी का मकबरा तो औरंगजेब ने बनवाया था औरंगाबाद महाराष्ट्र में अपनी बीबी की याद में, बस आपको याद रखना और इसमें कुछ याद नहीं रखना है। आज का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपसे पीजेंट मूवमेंट पूछा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी आस्क्ड इन यूपीएससी। ऑल इंडिया किसान सभा मूवमेंट, ऑल इंडिया किसान सभा मूवमेंट बोलते हैं इसे, इसको हेड कौन करा था, मतलब इसके प्रेसिडेंट कौन थे और सेक्रेटरी कौन थे। मैं सेक्रेटरी इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कभी मैक्सिमम टाइम मैंने ये देखा है कि क्वेश्चन जो है वो सेक्रेटरी का नाम दे देता है और बच्चों से प्रेसिडेंट की तरह टिक कर देते हैं। तो दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेट याद होने चाहिए कि इसके प्रेसिडेंट ये थे, इसके सेक्रेटरी ये थे, क्योंकि कभी कभी किसी किसी एग्जाम में सेक्रेटरी का नाम भी पूछा गया डायरेक्ट।
तो दोनों का नाम आज बताएंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है वैसे तो, क्योंकि जिन लोग तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने प्रीवियस ईयर देखे हैं, तो उनको इनका आंसर जरूर पता होगा। जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, मैं कल आंसर बताऊंगा। और आज का लेक्चर लंबा हुआ होगा, और देखिए वही बात है, फिर लंबा छोटा बड़ा ये सब मैं नहीं देखता हूँ। आज जितना था मैंने सारा न्यूज़ कवर करा एकदम डिटेल में, कोई जल्दबाजी नहीं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये जो नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, जो पुराने हैं वो लाइक शेयर करेंगे। आप लोग लाइक यार एक कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक तो बनता है। और प्लीज़ फॉलो अस, स्टडी फंडा को फॉलो करेंगे ऑन इंस्टाग्राम, और मुझे फॉलो कर सकते हैं शिवम_त्यागी_ST। आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। थोड़े दिन फॉलो कर लीजिए, फिर अनफॉलो कर लीजिएगा। सो टेक केयर, अच्छे से मेहनत करिए, लगे रहिए। 209 सीटें, मेहनत जबरदस्त होनी चाहिए। एनडीए के पेपर में जितने सवाल आए हैं, साइंस सेक्शन क्यों या करंट अफेयर्स क्यों, वो सब हमारे से ही आए हैं। ऐसा नहीं है मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ, लेकिन जितना हमने पढ़ा उससे मैक्सिमम आ गया। अभी इसका जो एनालिसिस है वो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा, आप खुद ही देख लीजिएगा, हम झूठ नहीं बोल रहे। सो कोई बात नहीं। सो टेक केयर, अच्छे से लगे रहिए, बाय बाय।